बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 दिसंबर और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखनी है, जहां से हम आपको बताएंगे कि क्या बिलावल जरदारी वाकई दूल्हा मतलब अगले वजीर आजम बनने जा रहे हैं और मौलाना फजल रहमान उनके नकाह ख्वाह होंगे या ये रिश्ता तोड़वाने वालों में से होंगे। ये पूरी तफसील बताएंगे और इसमें फैसल वोडा का रोल भी बताएंगे कि वो सिर्फ एक लागी हैं या वो भी कोई सीरियस काम इसमें कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है सारी की सारी। और इसमें चौधरी निजामुद्दीन का रोल क्या है, मरियम नवाज के साथ क्या होने जा रहा है, क्यों नून लीग को या बाजी मरियम को बोटॉक्स कहा जा रहा है, और वो भी किसी और से नहीं, नजम सेठी साहब की तरफ से ऐसे ताने मिल रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ आज आपको ये भी बताएंगे कि डी चौक के सानहे के बाद पहली दफा बुशरा बीबी घन घरिज के साथ बोली हैं और उन्होंने वो बातें कौम के सामने रखी हैं जो पता तो थी लेकिन अब उनकी जुबानी पता चल रही हैं। फिर अलीमा खानम साहबा ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आज दोबारा एक बयान जारी किया है और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले, क्या बिलावल जरदारी नए दूल्हा बनने जा रहे हैं और क्या मौलाना फजल रहमान उनके निकाह ख्वाह हैं या उनका रिश्ता तोड़वाने वाले हैं? तो पहले तो जो प्रिटेक्स्ट है वो तो आपने देख लिया कि बिलावल जरदारी मौलाना फजल रहमान को मिलने गए उनके घर पर और बगैर प्रेस टॉक किए हुए वहां से चल दिए। उसके बाद फैसल वोडा भी हम आपको बता चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान को मिलने गए और उन्होंने एक खुसूसी प्रेस टॉक की। अब पहले तो ये फर्क आपने देखना है कि बिलावल जरदारी जाते हैं और बगैर प्रेस टॉक के निकलते हैं, फैसल वोडा जाते हैं और जरूरी प्रेस टॉक करते हैं और उस प्रेस टॉक में नून लीग पर निशाना लेते हैं और कहते हैं कि वो कचरा है, अगर इमरान खान काबिल कबूल नहीं है तो नून भी काबिल कबूल नहीं है। मतलब वहां से इंदिया देते हैं कि हुकूमत बदल रही है, कोई नया वजीर आजम आ रहा है। अब ये दोनों चीजों से तो यही लगता है कि बिलावल जरदारी जो है वो वजीर आजम बन रहे हैं। अब इसमें मौलाना का क्या किरदार है? आपने ये भी सुन रखा है कि मौलाना को मदारस की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक जो नया बिल है उसके ऊपर उनके खदशात हैं। और फिर बिलावल के जाने के बाद जब टेलीविजन पर उनसे पूछा जाता है, कामरान मुर्तजा साहब से जो कि मारूफ वकील भी हैं, मौलाना के पार्टी के तर्जुमान भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनसे जब ये पूछा जाता है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब की तिश्नगी कुछ कम हुई है बिलावल के आने के बाद, हालांकि प्रेस टॉक नहीं हुई लेकिन जरूर उनकी जो तिश्नगी होगी, जो उनका गुस्सा होगा वो कम हुआ होगा, तो कामरान मुर्तजा कहते नहीं, गुस्सा बढ़ गया है। तो सारे मानी खेज नजरों से देखते हैं कि मुलाकात के बाद तो गुस्सा कम होना चाहिए था, ये वो गुस्सा बढ़ क्यों गया है? तो हम आपको उसकी वजूहात बताते हैं। इसके पीछे मसला ये है कि जो मदारस रजिस्ट्रेशन है उसमें IMF कह लें, वो जो आपके सामने जो लेजिस्लेशन थी हमारे जमाने में हुई थी और ग्रे लिस्ट में थे हम और उसके बाद उसमें से निकलना था, उस सब के लिहाज से मदारस की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें जो बैरूनी फंडिंग मिलती है या जो अतियात मिलते हैं वो बाहर से किस जगह से आते हैं, कौन वो फंडिंग करता है, कितनी फंडिंग करता है, उसकी तमाम ट्रेल और उसका ऑडिट, ये कानून साजी शामिल है। ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनके लिहाज से अब अगर अरबों रुपए या करोड़ों रुपए किसी मदरसे को आते हैं, वो कहां से आते हैं? कोई बैरून मुल्क से देता है, कोई हुकूमत देती है, कोई और ग्रुप देता है, क्यों देता है, वो पैसा आगे कहां खर्च होता है, ये तमाम का तमाम हिसाब किताब, मतलब कि ऑडिट जो है वो करने का ये बिल है कि मदारस की रजिस्ट्रेशन होगी और उनका ऑडिट होगा। अब मैं फजल रहमान साहब की बात नहीं कर रहा, आपने खुद ही समझना है कि मैं किन उलमा की बात कर रहा हूं। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर उलमा ऐसे हैं कि उन्होंने अगर किसी से रिश्वत लेनी है सियासी तौर पर किसी भी तरह से, तो वो कहते हैं कि मेरे फलां मदरसे को जो है, मैं सारे उलमा की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा बहुत सारे, इसका मतलब ये नहीं कि सब, बहुत सारे उलमा ऐसे हैं कि उन्होंने किसी से रिश्वत वसूल करनी है तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करें, सिब्बी में या फैसलाबाद में या जामशोरों में या आप चारसदा में या फलां जगह मेरा कोई मदरसा है, उसमें आप जाके ये डोनेशन के तौर पे जमा करवा दें, ये रिश्वत मुझे खुद ही मिल जाएगी। तो आपने देखा होगा कि ना उनके खिलाफ कोई नैब का केस बनता है, रिश्वतें भी ले लेते हैं, वजारतें भी काट लेते हैं, नैब का केस भी नहीं बनेगा, कैसे मनी ट्रेल ही नहीं बनती, वो पैसा जो मदरसे में आता है वो नेचुरली ऊपर प्रिंसिपल सीट पे पहुंच जाता है और वो उनके इस्तेमाल में आ जाता है।
और क्योंकि उसके जो भी मुंतजमीन आला या उसके ओनरशिप या जो भी आपने कहना है, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन या ओवरऑल उस इदारे के चेयरमैन वही बड़े आलिम साहब होते हैं, जिनका भी वो इदारा हो। अब फजल रहमान साहब जो हैं उनके मामलात और होंगे, सियासी होंगे उनके मामलात। मैं ये नहीं कह रहा उनके माली मामलात होंगे, उनके बारे में तो मैं ये अकेले के बारे में बात नहीं कर सकता। अब फजल रहमान साहब कहते हैं कि ऑडिट वाला काम ठीक नहीं है, आपने हमारा ऑडिट क्यों करना है, हमें कहां से पैसे आते हैं, कितने आते हैं, हम कहां खर्च करते हैं, हम कहां लेके जाते हैं, हमें कहां से कितना पैसा आता है, इसमें आपका क्या लेना देना है, हम जाने और हमारे पैसे जाने। तो अब इस पर मामला फंसा हुआ है। अब नून लीग को तो इससे परवाह नहीं है कि मौलाना साहब का ऑडिट हो या ना हो, वो तो कभी अपना ऑडिट नहीं करवाते। याद है ना नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट कि मेरे पास अगर मेरे जो उनको कहा गया था कि उनकी जो मीन्स हैं उनसे अगर उनके असासे ज्यादा हैं तो उसके ऊपर केस बना था। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे वसाइल जो हैं उनसे ज्यादा मेरे असासे हैं, मेरे जो कमाई के जरिए हैं उनसे ज्यादा मेरे असासे हैं, तो इससे किसी को क्या, आपको क्या, मैं जहां से मर्जी पैसे लाऊं। तो नून लीग को तो प्रॉब्लम नहीं है। नून लीग ने जाके फजल रहमान साहब को यह बताया है, अंदर की खबर यह है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो जो बिल है उसको चेंज करने में तैयार हैं या उसको रोकने में तैयार हैं या उसको उस पर साइन करने में तैयार हैं, उस बिल को इंप्लीमेंट करने में तैयार हैं। ये जो दिफाई इदारे हैं वो ये काम नहीं करने दे रहे, फौज नहीं करने दे रही, उनसे बात करें। अब फौज जो है उनको फजल रहमान साहब से खुद बात नहीं करनी, वो कभी बिलावल को भेज देते हैं, कभी नून को, चाहते हैं कि इनको एंगेज करें और उतनी देर में हमने ये कानून नहीं बदलना। कानून क्यों नहीं बदलना, मैंने आपको वजह बता दी, उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं। अगर इस कानून को नहीं बदलते और मदारस का जो है वो ऑडिट नहीं करते तो आने वाले वक्त में फिर जो बहुत सारी कई जगहों से कर्जे मिलने हैं, कई जगहों से डोनेशंस मिलने हैं, या एड, डोनेशन इज नॉट अ राइट वर्ड, एड मिलनी है, खत्म हो जाएंगे। इसलिए अब यहां पर मैच पड़ गया है फजल रहमान साहब का और फौजी इदारों का। अब आप पूछ रहे होंगे कि फिर बिलावल और फैसल वाडा का क्या काम है। अच्छा, फैसल वाडा तो बीच में फुलझड़ी है, उनको तो इसलिए छोड़ा गया है कि वो जाके बातचीत करें, माहौल बनाएं और डी चौक के ऊपर से जो गोली किसने चलाई वाला नैरेटिव है वो दाएं बाएं हो जाए। उनको ना बेचारों को इससे ज्यादा कुछ पता है, ना उनसे इससे ज्यादा काम लेना है। उनका काम सिर्फ ये है कि वो जाकर शोर शराबा करें। वो होता है ना कि वो किसी शादी पर एक ऐसा मेहमान होता है जो किसी भी बात पे लड़ता है, भले उसको ये कहना पड़े कि ऐसे ही कौन हो गए। तो फैसल वाडा को तो वो जिम्मेदारी दी गई है कि आप हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रोग्राम्स के अंदर, टीवी प्रोग्राम्स के अंदर फुलझड़ियां छोड़ें, मैं इमरान खान को बचा रहा हूं, बुशरा बीबी से जान छुड़वानी है, बिलावल आ जाएगा, नून लीग कचरा है, ऐसी स्टेटमेंट्स दें कि उससे मीडिया के अंदर रिपल्स क्रिएट हों और मामला डी चौक में कितने शहीद हुए उससे मामला निकल के दूसरी तरफ जाए। फजल रहमान साहब का आपको मसला बता दिया कि वो ऑडिट नहीं करवाना चाहते। वो कहते हैं हम बिला शिरकत गैर जो हमारे पास माल आता है वो हमारे पास ही रहे, उनका ये मामला है। नून कहती है हमें हुकूमत करने दो, जिस भी कीमत पे करनी देनी हम तैयार हैं बिल चेंज करने में। फौज कहती है हमने चेंज नहीं करना क्योंकि फिर बैरूनी एड नहीं आएगी, कर्जे नहीं मिलेंगे। तो ये है मामला मौलाना साहब का। तो मुझे तो बिलावल साहब इस सूरत हाल में कम अज कम अगर मौलाना साहब के लिए कानून ना बदला और बाकी मामलात ना हुए तो फिर उनकी शेरवानी के बटन तो मुझे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल हो सकता है जुड़ भी जाए, यहाँ कौन पता लगता है कि कौन कब किस वक्त कितने में बिक जाए। अगली खबर इसी में से निकलती है, क्योंकि आपको अभी हमने बताया कि बयानियां बदलने की कोशिश की जा रही है। बयानियां बदलने की, क्या बयानियां बदलने की कोशिश की जा रही है कि कितने शहीद हुए। अब उस पर अक्सर आपने सुना होगा मौरूसी सियासत के खिलाफ भी बात होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे आपको अकाबरीन भी बात करते नजर आते हैं कि इमरान खान की फैमिली जो है इसमें से बाहर रहे, इमरान खान के घर की खवातीन को इसमें नहीं आना चाहिए, ये सियासी मामला है, हम मौरूसी सियासत के खिलाफ है। उसके मैं भी बहुत बड़ा खिलाफ हूं, मैं कभी भी मौरूसी सियासत को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन अब जो सिचुएशन है, मैं आपको भी एक बयान सुनवाता हूं अलीमा खानम साहबा का, आपने वो बयान सुनना है और उसके बाद आपने ईमानदारी से बताना है कि इंक्लूडिंग शहबाज गिल, क्या पूरी पॉलिटिकल हमारी जो भी लीडरशिप है, हम में से, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं, हम में से किसी ने इस तरह से कोई वाजे बयान दिया है? पहले ये सुने। 26 नवंबर को जब लोगों ने डी चौक में पहुंचे और ये जिन्ना एवेन्यू पे पहुंचे, डी चौक नहीं जिन्ना एवेन्यू पे पहुंचे, तो आपने वहां भी स्नाइपर राइफल से लोगों को शहीद किया। और जो रात को ऑपरेशन किया है, इमरान खान को तो पता नहीं था कल, क्योंकि लोग एटीसी में आए हुए थे, लोगों ने और भी उनको किस्से सुनाए। तो उन्होंने कहा कि जो डी चौक के बाद नहीं, इन्होंने पूरी जिन्ना एवेन्यू पे जो ऑपरेशन किया रात को लेट नाइट,
उसमें से बहुत लोग मिसिंग पर्सन हैं। 150 से 200 तो अभी पता चल रहा है, लेकिन इसका फिगर अगर आपका ख्याल है कि ये बातें छुपेंगी कि छुपेंगी नहीं। सुन लिया आपने। अब ये अलीमा खानम साहबा ने कहा है, अब हम में से इंक्लूडिंग शहबाज गिल क्या किसी ने इतना वाजे मौकफ दिया है कि भाई 12 लोगों की तो सिर्फ लाशें मिली हैं और ये डी चौक की बात नहीं है, ये उस पूरे इलाके के अंदर आपने डी चौक से बाहर भी जाकर ऑपरेशन किया है, चुन चुन के आपने लोगों को मारा है। 150 के करीब तो इस वक्त लोग लापता है, और आप कैसे कह सकते हैं कि कितने शहीद हुए? ये तो अब पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, इमरान खान को भी मिली है, हमें भी मिल रही है, और ये तो हमें नहीं पता हलाकतें कितनी ज्यादा हैं, क्योंकि ये जो मिसिंग पर्सन है जब तक सामने नहीं आ जाते हमें क्या पता कि उन्हें मिसिंग किया या उन्हें कत्ल करके, जिस तरह मुबैना तौर पर कहा जाता है। और शहजाद अकबर साहब ने स्टोरी की कि लाल मस्जिद के वाकये में केमिकल डाल के, चूना डाल के बहुत सारी लाशों को एक ही जगह पर दफन कर दिया था। ये शहजाद अकबर साहब की स्टोरी थी, तो ये भी हो सकता है। तो अब सबसे पहले तो इस मौरूसी सियासत का जवाब कि क्यों बुशरा बीबी को और अलीमा खानम साहबा को खिताब करने पड़ते हैं, या उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें ट्रैक्शन मिलती है, या पब्लिक उनकी तरफ देखती है। जब शहबाज गिल अपना काम नहीं करेंगे और दुरुस्त तरीके से नहीं करेंगे और नैरेटिव नहीं देंगे, तो फिर पब्लिक वैक्यूम तो नहीं रहेगा, पब्लिक तो किसी ना किसी तरफ देखेगी। तो जहां से नैरेटिव मिलेगा पब्लिक उस तरफ एंगेज होगी। तो लीडरशिप सिर्फ शहबाज गिल को पॉलिटिकल कमेटी में डाल देने से शहबाज गिल ने लीडर नहीं बन जाना। शहबाज गिल को एक्ट भी करना पड़ना है, शहबाज गिल को वक्त के ऊपर इनिशिएटिव भी लेने पड़ने हैं, डिसीजंस भी करने पड़ने हैं, प्रॉपर बयानियां भी देना पड़ना है, एंगेजमेंट भी करनी पड़नी है, और वो करते हुए नजर आ रही हैं अलीमा खानम और साथ साथ बुशरा बीबी। अब अगली आपको स्टेटमेंट बुशरा बीबी की सुनवा देते हैं। अब जरा सुनिए, बुशरा बीबी 4 सदा गई हैं, ये पहली दफा बोली हैं जब से डी चौक से वो पहली उनकी आप कहिए कि मीडिया अपीयरेंस है, वहां पर वो क्या कह रही हैं ये जरा सुनिए। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी, क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहां अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। जी बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ। जी वहाँ बहुत से गवाह हैं। 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे नहीं, जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। और जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई, और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। मैडम ये पहले भी सीटीआई को, इमरान खान को इस खैबर पख्तूनख्वा ने सपोर्ट दिए और अपनी जान की कुर्बानी लगाकर। पठान हमेशा गैरतमंद रहे और उन्होंने हमेशा सबूत दिया। आपने सुन लिया, वाजे तौर पर बुशरा बीबी वहां खड़ी ये कह रही हैं कि मैं डी चौक खड़ी रही, मैं रात के 12:30 बजे तक वहां खड़ी थी। याद कीजिए, मेरा उस दिन का वीलॉग मैंने एग्जैक्ट आपको 12:30 बजे का टाइम दिया था और आपको बताया था कि वो 12:30 बजे तक वहां खड़ी थी। वजह क्या थी कि वहां से वर्कर्स के साथ मेरी बात हुई थी जो वहां मौजूद थे। आज उन्होंने कंफर्म किया, ना सिर्फ जब वो बोली तो आपने वीडियो में देख लिया कि एक वर्कर जो वहां उस मजमे में खड़ा था उसने कहा कि जी बिल्कुल हम 40 लोग आपकी गाड़ी के इर्द गिर्द थे। तो बुशरा बीबी के पास सिर्फ चंद वर्कर थे, बाकी उन्होंने गिला किया कि वहां और कोई भी नहीं रुका। और उन्होंने कहा कि मेरे पे भी सीधी गोलियां चल रही थी, मैं इसलिए रुकी कि खान साहब ने कहा था कि रोका जाए। और याद कीजिए, एक वीडियो आई थी चंद दिन पहले जिसमें बुशरा बीबी को गाड़ी चेंज करते हुए दिखाया गया था, उसमें भी गाड़ी के पीछे गोली लगने का आपको वाज़ेह निशान नजर आ रहा था, उस गाड़ी के ऊपर गोली लगी हुई थी। तो अब सिचुएशन ये है कि ये जो नैरेटिव बुशरा बीबी ने सामने रखा कि गोलियां चलती रहीं, वहां सिर्फ उनके करीब वर्कर थे, वो 12:30 तक खड़ी रहीं क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि वहां पर आपने खड़े रहना है, वहां पर होना है। एक तरफ ये पूरी दिलेरी के साथ वो डट के खड़ी हैं, दूसरी तरफ अलीमा खानम आपने देखा कि उन्होंने वो स्टेटमेंट दी जो मुझे देनी चाहिए थी। तो जब ये दोनों बुशरा बीबी और अलीमा खानम वो काम कर रही हैं जो असल में मुझे करना चाहिए था, तो आप फिर मुझे बताइए कि लोग मेरे पे तनकीद ही करेंगे ना, लोग मेरी तारीफ तो नहीं करेंगे। और इसकी वजह मैं खुद ही हूं ना। अब उसका गुस्सा मैं बुशरा बीबी पे या अलीमा खानम पे निकालूं कि वो इन्होंने क्यों कर दिया। भाई एक का शौहर है, एक का भाई है, उन्होंने तो मरते कुछ ना करते कुछ ना कुछ करना ही है अपने रिश्ते के लिए, वो तो नहीं जा सकते कहीं पे भी। शहबाज गिल के पास चांस है, किसी टाइम कर ले किसी टाइम ना कर ले।
तो जब करेगा तो लोग सताइश करेंगे, जब नहीं करेगा तो लोग तनकीद करेंगे। तो एक तो इस बात में से निकल आइए, ना ही इमरान खान जो है वो बुशरा बीबी को सदर पाकिस्तान बना रहे हैं या इंटीरियर मिनिस्टर बना रहे हैं अगली गवर्नमेंट में, और ना ही अलीमा खानम को जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बना रहे हैं। वो दोनों खवातीन सियासत में नहीं है। वो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक खातून अपने भाई की और दूसरी खातून अपने शौहर की जिंदगी की जंग लड़ रही हैं, उसको आजाद कराने की जंग लड़ रही। तो इसे मौरूसी सियासत के साथ जो भी लिंक करता है वो बदयांती करता है इस पूरी की पूरी मूवमेंट के साथ। तो मेरे में तो हौसला नहीं है कि जब मैं अपना काम ना कर सकूं और वो कर रही हो मेरा काम, तो फिर भी मैं तनकीद उनके ऊपर करूं, तो मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो उनकी सताइश करता हूं, उन्हें सपोर्ट करता हूं, और मैं कहता हूं कि मेरी बजाय उन्हें बिल्कुल खुलकर सामने आकर इस सारी चीज के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। तो एक तो ये दो चीजें हो गई आपके सामने जो हमने रखनी थी। उसके बाद हमने आपको ये बताना है कि जो कल अकाबरीन गिरफ्तार किए थे, उमर अयूब साहब गिरफ्तार किए थे, राजा बशारत साहब को गिरफ्तार किया था, अहमद चट्ठा साहब को गिरफ्तार किया था, उनमें उमर अयूब साहब और राजा बशारत साहब की रिहाई के जो हैं वो परवाने लिख दिए गए और वो रिहा होकर वापस अपने घरों को तशरीफ ले आए। ये बहुत ही बेहुदा हरकत की गई थी क्योंकि उनके पास जमानत थी, उसके बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि पहली बात, जमानत के बावजूद उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो आज उन्हें जज साहब ने छोड़ भी दिया। आपको पता है जब चौधरी निजामुद्दीन किसी को गिरफ्तार करवाते हैं तो लंबा अरसा रखते हैं। अब इन लोगों का बेचारों का कसूर नहीं है, इमरान खान को मिलने गए थे, जमानत इनके पास थी, उसके बावजूद इनको गिरफ्तार किया गया और अगले दिन छोड़ भी दिया गया, और वो भी जज साहब ने चंगी तगड़ी बड़के मार के छोड़ा है। तो फिर ये सब कुछ क्या था? ये सब कुछ भी बयानिया गदला करने की कोशिश थी। हालांकि 12-14 घंटे इनको जेल में रख लेने से ना इनको डर आ जाना है, ना पहले ये कभी जेल नहीं गए, वो पहली दफा नहीं गए, तो फिर ये क्या हासिल करने की कोशिश की गई है? ये वही हासिल करने की कोशिश की गई है जो फैसल वाडा साहब के थ्रू हासिल करने की कोशिश की जाती है, जो बिलावल साहब को भेज के कोशिश की जाती है, जो और नैरेटिव्स दे के कोशिश की जाती है। तो बुनियादी तौर पर ये तमाम का तमाम जो है वो गदलापन क्रिएट करने के लिए कि जरा थोड़ा सा मामला जो है वो डी चौक और गोली किसने चलाई, किसके हुक्म पर चलाई और कितने लोग शहीद हो चुके हैं, इसके बारे में जो मामला है वो सामने आया। अच्छा जी, अगली खबर जाने से पहले आपके सामने रख दें कि ये जो रजीम जो यहां पर 9 मई का बयानिया भी बनाती है, 26 नवंबर का बयानिया भी कत्लो गारत के बाद अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है, ये रजीम जो हमेशा अपने आप को मुहिब्बे वतन, मुल्की सलामती, मजलूम और सब कुछ बनाती है और दूसरे के ऊपर सब कुछ डाल देती है, इन्होंने यही कार्रवाई, यही करतूत करने की कोशिश की लंदन के अंदर। याद करें काजी लानत साहब जो थे, काजी लानत साहब जब लंदन गए तो लानत तो उन्हें डोनट शॉप पे पड़ी थी, लेकिन उनके नाम के साथ ही लगा देते हैं, फिर वो एक्सप्लेन करना पड़ता है बार बार, तो कोई ऐसा मजायका भी नहीं है, तो या चले लानत ही कह देते हैं, काजी साहब साथ नहीं कहते। तो जब लानत साहब जो है, जब लानत लंदन गई तो चले लाम से लानत, लाम से लंदन, तो लाम से ही हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने सोचा कि ये लाहौर है। अब लाम से लाहौर में तो आप लोगों को जिस चीज के साथ मर्जी लगा दें, लाम से लगा दें आप, मीन उनके ऊपर जो मर्जी दफा लगा दें, उनके ऊपर 124 लगा दें, ए उनके ऊपर 122 लगा दें, 506 लगा दें, तो लाम से लाहौर, लाम से लगा दें जो मर्जी दफा। तो जब लाम से लंदन गए तो इन्हें लगा कि वो भी लाम से लाहौर ही है, जो दिल करता कर लें। तो वहां पर केस बनाया गया कि वो जब आपको याद होगा मिडिल टेंपल गए थे, वहां पर बेंचर का ऑनर लेने, तो वहां पर जो उनके ऑनर पर लानते भेजी गई थी जब वो वहां से निकले थे, और गाड़ी को किसी ने ऐसे ऐसे कर दिया था थोड़ा बहुत, और वो निकलते हुए बड़ा केस बनाया गया। याद कीजिए कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने लंदन में कहा कि बड़ा जुल्म हो गया, हमारी गाड़ी थी उस पर हमला हो गया, पाकिस्तान की सालमियत पर, लंदन की सरजमीन पर हमला हुआ। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने गंदियां गाड़ा पईयां सन, वो भी वहां पर पुलिस से मिले थे। बहरहाल ये जो लानत साहब का केस था, मतलब काजी साहब का, ये खुलवाया गया, एम्बेसी ने वीडियो फुटेज दी, कहा इनके खिलाफ एक्शन हो। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जरा स्टेटमेंट सुनिएगा। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब की बात करें, मुझे नहीं लगता बाहर भेजने की बात की उन्होंने, और एक मुल्क तैयार है, ये भी क्योंकि मेरी इत्तला ये है और ये खबर है, और मैं अभी वहीं से वो खबर ही लेके आ रहा हूँ कि वहाँ से बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं। कहाँ से? लंदन से। अच्छा, बहुत से लोगों के को डिपोर्ट करने की मूव है जो काजी फायद ईसा साहब पे हुआ। कोई 26 के करीब नाम है। अरे अच्छा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। जिनमें कोई 10-12 खवातीन भी शामिल हैं।
ये सुन ली ना आपने। हालांकि अब्बास साहब जो हैं बड़े तगड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूं, इनकी भी एस्टैब्लिशमेंट ने कैजुअलिटी करवा दी। एस्टैब्लिशमेंट लोगों को इस्तेमाल करती है अपना बयानिया बनाने के लिए, जरूरी नहीं कि इनको डायरेक्ट खबर दी हो, इनडायरेक्ट वाया मीडिया से इनकी भी बलि चढ़ा दी। हालांकि मुतबिर जर्नलिस्ट है, इनसे भी 26 लोग डिपोर्ट करवा दिए और कहा कि वहां बड़ा तगड़ा केस बन रहा है। आज खबर यह आई है कि लंदन पुलिस ने बुला के कहा है कि भाईजान ये लाम से लंदन जरूर है, ये लाम से लाहौर नहीं है, तो यहां पर आप चवले ना मारें। और यहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सबूतों के साथ करती है। हमने इन्वेस्टिगेशन की है, आपने जो वीडियो दी है, हमने अपनी सारी भी इन्वेस्टिगेशन की है, हमें तो इसमें कोई क्राइम नजर नहीं आया। लाम से लानत ही भेजी गई है और लानत भेजना हमारे कानून के मुताबिक कोई ऐसा जुर्म नहीं कि हम फौजदारी मुकदमा बनाएं। इसलिए आपका केस बंद किया जा रहा है और आप आइंदा इस सिलसिले में बकवास भी बंद रखें। ये उन्होंने ये तो नहीं कहा उन्होंने बकवास बंद रखें, लेकिन ये तो मेरा तज्जिया है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि लाम से लानत साहब जो है उनका केस जो है वो बंद किया जा रहा है। तो अब काजी साहब जो है उनके ऊपर जो तनकीद हुई थी मिडिल टेंपल में और उसके ऊपर 26 लोगों को डिपोर्ट करवाना था, वो डिपोर्ट भी नहीं हो सकेंगे और वो केस भी बंद हो गया है। और अब इनसे जरा ये पूछें कि उन 26 या 23 या 22 लोगों के जो इन्होंने पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए थे, अब उसका क्या करना है। उनमें से कई तो बेचारे ऐसे हैं कि जो इनके पास पासपोर्ट इनके हैं ही नहीं, वो बरतानिया के शहरी हैं, तो उनके पासपोर्ट क्या उनसे इन्होंने ब्लॉक करने थे। तो बस लोगों को डराने के लिए, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, और उसके साथ साथ एक तो इन्हें शर्म नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। मुझे बहरहाल यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।